हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44। द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 feet हाई, 1.5 feet wide and weighs 8 kg. The door is supported by two hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If the magnitudes of the forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. तो सिचुएशन ये है कि एक डोर गिवन है और डोर का विड्थ W 1.5 फीट, डोर का हाइट L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 फीट, मास गिवन है 8 kg और दो हिंजेस जो है जिससे ये डोर सपोर्टेड है, इसका डिस्टेंस एंड से 1 फीट है। ये डिस्टेंस 1 फीट है जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज 1 फीट, D से रिप्रेजेंट किया गया है और दोनों हिंजेस के द्वारा जो डोर पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग को वही वैल्यू बताना है कि कितना फोर्स हिंज के द्वारा डोर पर अप्लाई किया जा रहा है। तो हिंज से कितना हिंज से जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में है नहीं पता है, तो हम लोग इसको दो कंपोनेंट के फॉर्म में अज्यूम कर लिए। एक वर्टिकल कंपोनेंट हिंज फोर्स का ले लिए N1 और हॉरिजॉन्टल में कंसिडर कर लिए N2, और लोअर वाले हिंज से एक कंपोनेंट वर्टिकल में मान लिए N3 और हॉरिजॉन्टल में N4, और ये सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है mg। यहाँ पर ये डायरेक्शंस हम लोग कैसे कंसिडर किए हैं इसको समझते हैं। जैसे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ऊपर ही लगना चाहिए था टू बैलेंस mg को बैलेंस करना है, तो हिंज से जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा होगा वो अपवर्ड लग रहा होगा, इसलिए N1 और N3 को वर्टिकली अपवर्ड लिए। हॉरिजॉन्टल में जो कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि N2 और N4 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि इस डोर पर हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बैलेंस्ड है। तो हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स लग रहा है, एक यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है और एक यहाँ से, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होगा। और वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है, इसीलिए ये mg को बैलेंस करने के लिए N1 और N3 वर्टिकली अपवर्ड लगा। ठीक है, इसमें हम लोग N2 को यहाँ लेफ्ट में लिए हैं, N2 को राइट में क्यों नहीं ले लिया और N4 को लेफ्ट में क्यों नहीं ले लिया? वैसे जब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई N2 को राइट में भी ले ले और N4 को लेफ्ट में ले लेगा तो इससे कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सही डायरेक्शन यही है जो यहाँ डायग्राम में बनाया गया। कैसे इस बात को समझते हैं? N2 और N4 का डायरेक्शन समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हिंज नहीं है, केवल यहाँ पर हिंज है, लोअर हिंज खाली है, अपर हिंज नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? खाली लोअर हिंज अगर काम कर रहा है तो ये डोर इस हिंज के अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता, क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे आ जाता। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे आना चाह रहा था, तो अब यहाँ पर ये हिंज है एक्चुअली में, तो ये इसको रोकने के लिए कहाँ फोर्स लगाएगा? लेफ्ट में। तो यहाँ से फोर्स लगा लेफ्ट में N2, और यहाँ से अगर लेफ्ट में लगा तो यहाँ से डेफिनेटली राइट में लगना ही था, सो दैट हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बैलेंस रहे। हालांकि यहाँ पर हम लोग गलत भी डायरेक्शन अगर ले लिए होते, N2 को राइट में ले लेते, N4 को लेफ्ट में, तब भी उससे मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन तो ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ से लगने वाला फोर्स और यहाँ से लगने वाला फोर्स बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N3 स्क्वायर प्लस N4 स्क्वायर। डोर इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो की है, समेशन fx इक्वल टू जीरो। x डायरेक्शन में ये N2 एक्ट कर रहा है, N4 एक्ट कर रहा है, N2 माइनस N4 इक्वल टू जीरो। तो यहां से N2 इक्वल टू N4 आ गया। ठीक है, समेशन fy इक्वल टू जीरो। y डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस की है, तो y डायरेक्शन में N1 N3 और ये mg, तो N1 प्लस N3 माइनस mg इक्वल टू जीरो, N1 प्लस N3 इक्वल टू mg। ये अपना थर्ड इक्वेशन हो गया। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं नेट टॉर्क जीरो। तो अगले डायग्राम में हम लोग नेट टॉर्क जीरो करेंगे। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2,
2 से हमको मालूम है कि n2 इक्वल टू n4 है, ये n2 इक्वल टू n4 इक्वेशन नंबर 2 दिया। और इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है कि अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n3 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर। इसमें अगर n2 और n4 बराबर है, इसका मतलब n1 और n3 भी बराबर होना चाहिए। तो ये कंक्लूड हो गया यहाँ से 1 और 2 से कि n1 n3 के बराबर है, n1 n3 के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, और n2 n4 के बराबर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 जो हम लोग लिखे थे, n1 प्लस n3 का वैल्यू mg, तो n1 और n3 बराबर है, तो इसका वैल्यू आ गया mg/2। तो हम लोग को n1 और n3 का वैल्यू मिल गया है, बस ये n2 n4 का वैल्यू निकालना है कितना है। तो अब हम लोग अगला इक्वेशन नेट टॉर्क जीरो करने वाले हैं। तो ये रहा अपना डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट n1 n3 n2 और n4 का टॉर्क आएगा। n1 का टॉर्क आया n1, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा w/2। n3 का भी उतना ही टॉर्क आ जाएगा, तो n1 इंटू w/2 प्लस n3 इंटू w/2। n1 और n3 का टॉर्क क्लॉकवाइज। इसके अबाउट n2 का टॉर्क देखेंगे तो n2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट किए n2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, n2 का जो ये लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 माइनस डी। ये पूरा डिस्टेंस l/2 है और ये डिस्टेंस d है, दिस इज l/2 माइनस डी। n2 इंटू l/2 माइनस डी। n4 का ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इस लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ mg का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 और ये वाला डिस्टेंस d है, सो ये वाला डिस्टेंस हो गया l/2 माइनस डी। इसके अबाउट n4 का टॉर्क देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस n/4 सॉरी माइनस n4 इंटू l/2 माइनस डी। n1 n3 क्लॉकवाइज था, उसको हम लोग पॉजिटिव ले लिए, तो n2 और n4 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, और ये टोटल टॉर्क मिलाकर 0। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया गया, n1 का वैल्यू n3 का वैल्यू रख दिए, n2 और n4 बराबर था तो n4 की जगह n2 पुट कर दिए, और यहाँ कैलकुलेशन करके हम लोग का n2 का वैल्यू मिल गया। तो जो n2 का वैल्यू है वही n4 का वैल्यू है, n2 इक्वल टू n4 आ गया। सो हिंज फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ऑफ n3 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर, दोनों इक्वल है।